इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें हमें ये समझना है कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होती है तो ये ट्रेड किस तरह से होती है, पहले कैसे होती थी, मेनली ये देखना है कि ये ट्रेड्स जो थी वो पहले से चलती आ रही है तो वो कैसे होती थी। इसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबलाइजेशन का। इसमें क्या होगा, अगर समझ लीजिए दो कंट्री है, ये कोई कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, इन दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रही है, ये ट्रेड वो कर रहे हैं, मतलब अगर ट्रेड जरूरी नहीं, अगर ट्रैवल भी हो रहा है, ट्रैवल कौन करते हैं, मैन यानी पीपल। अगर वहाँ ट्रैवल हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है कोई भी गुड्स का वगैरह वगैरह, ठीक है, मनी एक्सचेंज, गुड एक्सचेंज, कुछ भी हो रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो ये एक कंट्री ग्लोबलाइज कर रही है अपनी कंट्री को, तो इस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। द फ्री फ्लो विथ लिटिल और नो रेस्ट्रिक्शन। अब ऑफकोर्स अगर कोई एक कंट्री है और बी कंट्री है, उन दोनों के बीच में अगर ट्रेड हो रही है तो बीच में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन आएंगी, कोई टैक्स बैरियर्स आएंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ तो फ्री फ्लो होना चाहिए या फिर कोई टैक्स होंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे ऑफ मैन, मटीरियल एंड मनी, इसको 3M से याद रख सकते हैं, मैन, मटीरियल और मनी। इन तीनों का अगर फ्री फ्लो चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड तो वो हो गया ग्लोबलाइजेशन। जरूरी नहीं एक कंट्री बी को ही देगी, पूरे वर्ल्ड में उसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट चल रहा है, यही है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, अभी तो हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। प्री मॉडर्न यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड से पहले हमारे पास्ट में किस तरह से ट्रेड्स होती थी, तो वो कुछ हम देखेंगे। तो यहाँ पर सारे MCQs मेरे अच्छे फॉर्मेट में लिखे। इस चैप्टर में क्या 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, तो वही MCQs को मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखे हैं। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें हमको पहला MCQ दिया है कि फ्रॉम एंशियंट टाइम ट्रैवलर, प्रीस्ट, ट्रेडर एंड पिलग्रिम दे हैव बीन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर ट्रेड, रिलीजियस पर्पसेस, बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड टू एस्केप परसिक्यूशन। तो इसमें क्या होता था कि जो पहले के ट्रैवलर थे, प्रीस्ट यानी कि वो लोग जो पूजा करते हैं, ट्रेड्स, और पिलग्रिम्स यानी कि साधु और संत लोग, है ना, साधु लोग, तो ये लोग क्या करते थे कि एंशियंट टाइम से, पुराने समय से ये ट्रैवल करते थे इधर से उधर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या करते थे ये, ट्रेडिंग, मतलब ये क्यों करते थे, वो करते थे ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, अपनी रिलीजियस पर्पसेस, अपने रिलीजन को फैलाते थे। जैसे प्रीस्ट है, जैसे कोई क्रिश्चियन प्रीस्ट है तो वो क्रिश्चियनिटी को फैलाएगा, कोई बुद्धिस्ट है तो वो बुद्धिज़्म को फैलाएगा, ठीक है। तो ये अपने अपने रिलीजन्स को फैलाते थे, स्प्रेड करते थे, मतलब फैलाना ही, स्प्रेड करना। बेटर अपॉर्चुनिटीज़, अगर किसी को उसकी कंट्री में अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो वो दूसरी कंट्री में जाता था अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। परसिक्यूशन यानी कि किसी को मारना, तो उसकी सज़ा, मतलब परसिक्यूशन जरूरी नहीं कि यहाँ पर किल से रिलेट हो, अगर उसको कोई सज़ा मिले, उसको कोई सज़ा मिल जाए कोई कंट्री से, तो वो उस कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में चला जाता था सज़ा से बचने के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट अपना। सेकेंड क्या है, दीज पीपल कैरिड अलॉन्ग विद देयर कल्चर, नॉलेज, ट्रेडिशंस, एक्सपीरियंसेस, जर्म्स एंड डिसीजेस। अब ये जो ट्रेवलर, प्रीस्ट, ट्रेडर एंड पिलग्रिम कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे तो ये अपने साथ साथ क्या लेकर जाते थे, अपना कल्चर लेकर जाते थे, अपनी नॉलेज लेके जाते थे, अपने ट्रेडिशंस लेकर जाते थे, एक्सपीरियंसेस, और कभी कभार जर्म्स एंड डिजीजेस। ये जर्म्स एंड डिजीजेस तो हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे, स्मॉल पॉक्स में क्या हुआ था, तो ये सब वो लोग करते थे। अगला थर्ड पॉइंट, इन अराउंड 3000 BCE in the Indus Valley civilization people used to do sea trade with West Asia। तो क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड मैप मैंने लगा रखा है। तो जैसे हमको पता है कि हमारी जो इंडस रिवर है वो यहाँ से हमारे हिमालय से स्टार्ट होती है और पाकिस्तान से फ्लो होकर हमारे अरेबियन सी में जाकर मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ से जब वो गई तो यहाँ से जो सी रूट्स थे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली के अक्रॉस बनी हुई थी, तो इसके जो सी रूट्स थे ये से वेस्ट एशिया, यानी यहाँ पर हमारा वेस्ट है, ये हमारी वेस्ट एशिया हो गई, तो उसको वो कनेक्ट करता था, ठीक है, स्विस कैनाल के द्वारा, या फिर स्विस कैनाल तो थोड़ा बाद में बना है बहुत। तो वेस्ट एशिया से इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 BCE में कनेक्टेड थी, ठीक है, फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस थ्रू सी रूट्स। सी रूट से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्ट एशिया से कनेक्टेड थी। फिर हमारा उस समय क्या होता था कि कॉरीज चलती थी करेंसी के लिए। कॉरी कुछ ऐसा वाइट कलर का होते हैं, हमने देखे कुछ बीन्स टाइप होते हैं, वो शाइनी सी शेल जैसे दिखते हैं। वर यूज्ड एज करेंसी फ्रॉम द मालदीव्स
दे रीच चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। सबसे पहले कॉरीज को किन लोगों ने यूज़ करा करेंसी के तौर पे? मालदीव्स लोगों ने। फिर ये करेंसी चाइना और ईस्ट अफ्रीका में भी यूज़ होने लग गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 4 MCQ थे फ्रॉम द प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाले पार्ट में से। अगला है हमारा सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। ये हमारा एक सेम टू सेम ऐसा एक टॉपिक दिया हुआ है हमारी NCERT में। इसमें भी बहुत सारे MCQ बनते हैं। सिल्क रूट्स बहुत ईजी टॉपिक है, एक बार समझ आ जाएगा ना तो अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका पहला देखते हैं, सिल्क रूट्स प्रेजेंट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी क्योंकि ये पहले होता था ना, अभी नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड के पहले जिस तरह से ट्रेड चलती थी, कल्चरल लिंक्स जो थी डिफरेंट कंट्रीज़ में, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस चीज़ का। मतलब ट्रेडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पुराने ज़माने में। The Silk Route got its name from the trade of Chinese silk through this route to the Western countries. अब क्या होता था, ये हाँ, ये हमारा चाइना है, यहाँ से जाती थी हमारी सिल्क। ठीक है, यहाँ से जाता था हमारा सिल्क, कहाँ पर? यूरोप में। चाइना से सिल्क जाता है यूरोप में, और इसके बीच ये जो पूरा चाइना से सिल्क गया वेस्टर्न एरियाज में, इसके कारण इस रूट का नाम पड़ गया सिल्क रूट। इसमें क्या था, चाइना के साथ साथ जब ये यूरोप में जाता था तो बीच में इंडिया ने भी अपने स्पाइसेस और मुस्लिन क्लॉथ जो बहुत अच्छा था हमारा इंडिया, वो भी भेज देता था, और साथ साथ चाइना अपनी चाइना पॉटरी भी भेजता था। ठीक है, बहुत ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिल्क के ही यहाँ पर ट्रेडिंग होती थी, नहीं, वहाँ से हमारा पॉटरी जाता था, सिल्क जाता था, चाइना पॉटरी सिल्क, और हमारा इंडिया से स्पाइसेस और मसलिन क्लॉथ, और एजुकेशन, हमारे जो रिलीजियस बुक्स है वो भी बहुत ट्रेवल हुई हैं। ठीक है, और अब जब वो यूरोप चले गए, अब यूरोप ने वो ले लिया, अब यूरोप से वापस आते थे सिल्वर एंड गोल्ड। अब उस ट्रेड के एक्सचेंज में यहाँ से गए गुड्स, वहाँ से आएंगे सिल्वर एंड गोल्ड। ये होता था ट्रेड एक्सचेंज थ्रू हमारा सिल्क रूट्स। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। द सिल्क रूट, ये हो गया थर्ड। हिस्टोरियंस हैव डिस्कवर्ड मेनी सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड सी। जरूरी नहीं कि ये लैंड से ही हो, उन्होंने सी में से भी बहुत सिल्क रूट्स डिस्कवर करे हिस्टोरियंस, यानी जो पुराने ज़माने के लोग थे। These routes connected Asia to Europe and Africa, Northern Africa. एंड ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एशिया वेस्टर्न कंट्रीज़ में एशिया को या यूरोप को ही कनेक्ट करा, वेस्ट में हमारे अफ्रीका भी आता है, उसको भी सिल्क रूट कनेक्ट करता हुआ जाता है। ठीक है, सिल्क रूट्स आर वेरी ओल्ड एंड एग्जिस्टेड इवन बिफोर द क्रिश्चियन एरा। हमने जैसे देखा BCE और AD, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। तो ये जो क्रिश्चियन एरा था उसके भी पहले से ये चलता आ रहा है, मतलब इसके भी पहले से एग्जिस्ट करते थे हमारे सिल्क रूट। तो जो मेजर प्रोडक्ट्स जो थे, जो ट्रेडिंग होते थे, एक्सपोर्ट होता था इंडिया और चाइना से, वो कौन से थे? क्लॉथ, जैसे मैंने बोला मसलिन क्लॉथ, स्पाइसेस, चाइनीज सिल्क, और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर लीजिए आप, चाइनीज पॉटरी। ये 4 मेन गुड्स थे जो इंडिया और चाइना से एक्सपोर्ट होकर वेस्टर्न कंट्रीज में जाते थे। सिल्क रूट्स हैव बीन अ मेजर सोर्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। अब यहाँ पर इन सिल्क रूट से कल्चर भी एक्सचेंज होता था, जैसे कि अब यहाँ से जो ट्रैवलर्स घूमते थे, मतलब ट्रैवल करते थे ट्रैवलर्स, तो वो अपने रिलीजन को स्प्रेड करते थे। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रेवल थ्रू दीज रूट टू स्प्रेड दियर रिलीजन। अब क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ से जाते थे और अपने क्रिश्चियन रिलीजन को वो स्प्रेड करते थे। इस्लाम और बुद्धिज्म में भी इन्हीं रूट्स के द्वारा स्प्रेड हुआ। प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड वर प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। मैंने बताया ये इंडिया है, ये चाइना है, ये यूरोप है। इंडिया और चाइना ने एक्सपोर्ट करा अपना क्लॉथ, स्पाइसेस, सिल्क और पॉटरी, फिर वहाँ से उन्हें इंपोर्ट करवाया, क्योंकि ट्रेड के एक्सचेंज में पैसे मिलेंगे ना, तो उन्हें इंपोर्ट करवाया क्या? प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। आ गया होगा समझ में, बहुत ईजी टॉपिक था सिल्क रूट। ठीक है, ये सारे MCQ यहाँ से फॉर्म होंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखेंगे, अब है फूड ट्रेवल स्पेगेटी। अब स्पेगेटी जो है ना, इसको अलग अलग, जैसे कि ये मेनली चाइनीज नूडल्स ही होते हैं, लेकिन जब ये पहुंचे दूसरे स्टेट्स में, जब ये अलग अलग गए वेस्टर्न कंट्रीज में ये गए फ्रॉम चाइना, तो इनको अलग अलग नामों से पुकारा गया। तो जब चाइना से नूडल्स वेस्टर्न कंट्रीज में गए, अब देखो सबसे पहले तो आपको ना डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। ये ऐसा कंपास हमारे दिमाग में बना होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ,
वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो चाइना इधर है, उससे वेस्ट में क्या क्या आएगा हमारा, अमेरिका आएगा, अफ्रीका आएगा, यूरोप आएगा, इंडिया भी उसके, वैसे तो इंडिया बॉटम में आना चाहिए, बॉटम ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज गई, वेस्टर्न कंट्रीज में हमारी नूडल्स पहुंची तो उनको स्पेगेटी नाम दिया गया। मेन तो यहाँ पर सिर्फ यही बात थी स्पेगेटी के बारे में। फूड ऑफर मैनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। अब फूड जो है, अब जिस तरह से फूड ने ट्रैवल करा तो ये भी कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है ना लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज का। जो चाइना से फूड गया है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ये भी एक एक्सचेंज हुआ कल्चर का। उनकी नूडल्स, चाइना में नूडल्स उनका कल्चर है, तो उन्होंने दूसरी कंट्रीज के साथ भी अपना कल्चर शेयर करा, तो एक कल्चरल एक्सचेंज हुआ फ्रॉम एक लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज कहलाया। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू फूड एंड न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रेवल्ड। अब समझ लो ये चाइना है, यहाँ पर कोई लोग ट्रैवल करने आए थे, फिर वो वहाँ से जो ये नूडल्स थी ये अपनी कंट्री में लेकर गए, ठीक है। वो वहाँ की कोई क्रॉप्स भी लेकर गए, जरूरी नहीं फूड और क्रॉप्स दोनों लेकर जा सकते थे, ठीक है। फिर ये दोनों वो अपने कंट्री में लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी कंट्री में ये नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया, और वहाँ पर भी उस चीज़ की खेती करने लगे, फिर वहाँ पर भी उस चीज़ को बनाने लग गए। फूड है तो वो रेसिपी लेकर जाएंगे, क्रॉप है तो उसके सीड्स लेकर गए होंगे, ठीक है। इस तरह से फूड का एक्सचेंज हुआ था या फिर कल्चर का एक्सचेंज हुआ था। व्हेन नूडल्स टू वेस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम इंडिया इट वॉज नेम्ड एज स्पेगेटी। सो इंडिया नहीं, चाइना था, पता नहीं इंडिया क्यों निकल गया मेरे मुंह से। इट वॉज नेम्ड एज स्पेगेटी। जब चाइना से हमारी नूडल्स वेस्टर्न कंट्रीज की ओर गई वेस्ट में, तो उसका नाम पड़ गया स्पेगेटी। आगे देखते हैं। अरब ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस पास्ता इन द 5th सेंचुरी इन सिसिली एंड आइलैंड इन इटली। तो अरेबियन लोग जो थे ना, जो अरब लोग थे, वो लोगों ने पास्ता को इंट्रोड्यूस कराया था सिसिली में। 5th अपन बोलते हैं ना इटालियन पास्ता, कितना इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि इटली में वो उसका वो हुआ होगा फॉर्म, मतलब इटली में ही फाउंड हुआ होगा या फिर इंट्रोड्यूस हुआ होगा पास्ता, लेकिन नहीं, अरब जो लोग थे उन्होंने पास्ता इंट्रोड्यूस करा था 5th सेंचुरी में सिसिली इंडिया, सॉरी इटली में, पता नहीं इंडिया क्यों मेरे मुंह से बार बार, इटली में। सिसिली नहीं आया, अब तो समझ आ गया, फिर भी बता देता हूँ। अरब लोगों ने पास्ता को इंट्रोड्यूस कराया सिसिली में, जो है हमारा इटली में, SICILY, जो है हमारा इटली में। इसके कारण फिर कितना फेमस हो गया हमारा इटालियन पास्ता, ठीक है। मैनी ऑफ आर कॉमन फूड सच एज पटेटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टमेटोज, चिली, स्वीट पोटैटोज एंड सो ऑन were not known to our ancestors until about 5 centuries ago। तो इतने सारे डिफरेंट हम अभी जो खाना खाते हैं, खाने में फूड को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारा आलू, सोयाबीन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, तो ये जो है हमारे एंसेस्टर्स को पता ही नहीं थे 5 सेंचुरीज पहले। 5 सेंचुरी, 1 सेंचुरी में 100 साल होंगे, तो 500 साल पहले तक ये जो हमारे एंसेस्टर्स को पता ही नहीं था कि ये सब भी कुछ होता है। सोचिए 500 साल पहले जो इंडियंस थे उनको ये पता ही नहीं होता कि पोटैटो क्या है, ग्राउंडनट्स क्या है, टमेटोज क्या है, समझे, ठीक है। 500 साल पहले पता ही नहीं था हमारे एंसेस्टर को कोई पोटैटो नाम की भी कोई चीज़ होती है, चिलीज भी कुछ होता है क्या, मिर्ची यानी चिली। These food were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus discovered a continent that was later named the Americans। ये हमको कब पता चला कि जी हमें तब पता चला कि जब ये जो चीज़ थी ये यूरोप और एशिया में इंट्रोड्यूस कराई गई, ठीक है। किसके द्वारा, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर करा, उसके बाद ट्रेड होना शुरू हुआ इन चीज़ों का। समझ लीजिए अमेरिका में पाए जाते थे, तो फिर अमेरिका से हमारे पोटैटोज वगैरह वगैरह यहाँ पर आए एशिया और अफ्रीका में, इसलिए ही हम इन चीज़ों को देख पाए। अगर क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को डिस्कवर ही नहीं करते तो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे होती। क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था कि वहाँ पर अगर आप ईस्ट में जाएंगे, कि अमेरिका के लिए हमारा यूरोप ईस्ट में आएगा, या फिर वो शायद वेस्ट में भी जाके उनको छोटा रास्ता पड़ सकता है एशिया के लिए, तो उन्होंने उनको बताया कि आप यहाँ पर जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने ट्रेड्स करा, तो उन्होंने क्या डिस्कवर करा था, अमेरिकाज। कभी कभार पूछ लेते कि अमेरिकाज में भी कौन कौन सी स्पेसिफिक लोकेशंस इंक्लूड होती है। अमेरिकाज में इंक्लूड होता है साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और कैरेबियन आइलैंड्स। ये रहा, ये हमारा साउथ अफ्रीका, अफ्रीका क्यों, सॉरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और हमारा कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है।
आगे देखते हैं। मैनी ऑफ आर कॉमन फूड्स कम फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका, दे आर कॉल्ड अमेरिकन इंडियंस। तो हमारे ये जो फूड है, जो हमारा कॉमन फूड है, वो आता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका के जो हमारे लोग रहते थे अमेरिका में, वहाँ से ये खाना आया है, तो उन लोगों को हम बोलते हैं अमेरिकन इंडियंस। ठीक है, आगे आयरिश पोटैटो फेमाइन, ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि आयरिश पोटैटो फेमाइन में ये है कि जो वहाँ के लोग थे, जैसे कि आयरलैंड के लोग थे, वो पोटैटो बहुत खाते थे। उनको पोटैटो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही स्टेपल फूड था, उसको उगाना बहुत इजी था। दैट इज़ वाई आयरलैंड के लोग पोटैटो बहुत खाते थे। इसको उगाना इजी होता है, सस्ता होता है, इजीली पक जाता है, लोगों को भी अच्छा लगता है, तो अब पोटैटो पे बहुत डिपेंडेंट हो गए थे। लेकिन जब एक बार आयरलैंड में फेमाइन आ गई, उनकी खेती जो थी पोटैटो की, वो ख़राब हो गई थी। क्यों हो गई थी? फंगल डिजीज़ हो गई थी, जिसको पोटैटो ब्लाइट बोलते हैं। एक फंगल डिजीज़ हो गई थी उनके खेत में, इसके कारण पूरी पोटैटो की खेती जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो आयरलैंड के लोगों के पास कुछ खाने के लिए था नहीं, इसके कारण वहाँ पे फेमाइन आ गई। फेमाइन यानी भूखमरी आ गई लोगों के पास, क्योंकि वो पोटैटो बहुत खाते थे, पोटैटो की पूरी फसल खराब हो गई है, उनके पास कुछ भी नहीं था खाने को, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे मरे। 1 मिलियन पीपल वहाँ पर मरे थे। ठीक है, तो समटाइम्स अ क्रॉप कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। हमने देखा पोटैटो ने वहाँ पर, क्योंकि पोटैटो नहीं उगा तो लाइफ एंड डेथ का सवाल उठ गया, समझे? पोटैटो से वो इतने डिपेंडेंट थे, पोटैटो था तो जिंदा थे, पोटैटो नहीं था तो मर गए। तो पोटैटो कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ठीक है, ये क्रॉप यानी कि पोटैटो का एग्जांपल लिया। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, समटाइम्स अ क्रॉप कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ करा गया है? पुअर पीपल ऑफ आयरलैंड स्टार्टेड ग्रोइंग पोटैटोज एंड बिकेम डिपेंडेंट यूनिट्स फॉर फूड। ठीक है, पुअर पीपल जो थे वो आयरलैंड में ग्रो करते थे पोटैटो, उस पर डिपेंड हो गए। पोटैटो कैन बी इजीली ग्रोन एंड वॉज इनएक्सपेंसिव। पोटैटो इजीली ग्रो हो जाता था, एक्सपेंसिव भी नहीं था। 1840 में क्या हुआ था, ये ईयर अच्छे से याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। द पोटैटो क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फंगल डिजीजेस। क्या बोलते थे उसको? पोटैटो ब्लाइट। इट रिजल्टेड इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डाइंग ऑफ स्टारवेशन यानी कि भूख के कारण मरे। 1 मिलियन पीपल मर गए थे 1845 से 1849 के बीच में। ये वाला भी डेटा याद रखना है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली। अब क्या हुआ है? प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली क्या कहना चाह रहा है कि ये जो इसमें था, यूरोपियन जो लोग थे, यूरोपियन सेलर्स थे, उन्होंने डिस्कवर कर लिए थे सी रूट्स टू एशिया एंड अमेरिका। उन्होंने, यूरोप वाले लोग, समझ लीजिए हमारा वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पे जो यूरोप वाले लोग हैं उन्होंने पूरे सी रूट्स निकाल लिए थे एशिया के और हमारे अमेरिका के भी। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, अमेरिका जब था ना, जब तक वो डिस्कवर नहीं हुआ था, तो वो एकदम अलग था, कट ऑफ था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग था बिल्कुल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो जैसे यूरोप ने यहाँ पर इनको ढूंढ लिया सी रूट्स, तो ये जो पूरी की पूरी ट्रेड थी वो शिफ्ट हो गई यूरोप की तरफ। यूरोप एक सेंट्रल पॉइंट बन गया था। ठीक है, इस पहले हमारी जो सेंट्रल पॉइंट था वो इंडिया था, क्योंकि इंडिया जो था ना वो बहुत ही प्रोमिनेंट है इंडियन ओशन में। हमने 9th क्लास में अच्छे से देखा, मैं वापस से नहीं बताऊंगा, वही पूरा ट्रेड सेंटर हुआ करता था। लेकिन जैसे यूरोप को अमेरिका के और एशिया के सी रूट्स मिल गए, इसके कारण पूरी ट्रेड शिफ्ट हो गई थी यूरोप की तरफ। और यूरोप जो था वो अमेरिका से बहुत फैसिनेट हो रहा था, वहाँ की रिसोर्सेज को लेकर, मिनरल रिसोर्सेज बहुत थी, तो वो अट्रैक्ट करा यूरोपियन को। इसके कारण बाद में हम देखेंगे कि पोर्चुगीज़ और हमारे मैक्सिको वाले जो लोग, पोर्टुगीज़ एंड मैक्सिको, हमारे आगे का देखना है। स्पेनिश और पोर्टुगल जो लोग थे, उन्होंने किस तरह से अमेरिका पे अटैक किया था, पूरा बायोलॉजिकल डिजीज वो अभी आ गई है। इसके पहले अपन ये 4 MCQs देख लेते हैं। यूरोपियन सेलर्स फाउंड सी रूट्स टू एशियन अमेरिका। जो यूरोपियन सेलर्स थे उन्होंने, मैंने जैसे बताया कि एशिया और अमेरिका के सी रूट्स ढूंढ लिए। जो पहले अगर जब इसकी डिस्कवरी नहीं थी तो वो कट ऑफ था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। फ्रॉम द 16th century अमेरिकाज लैंड एंड मिनरल रिसोर्सेज अट्रैक्टेड यूरोपियंस। अब 16th century से अमेरिका के जो लैंड एंड मिनरल रिसोर्सेज इतने अच्छे वो अट्रैक्ट करा यूरोपियंस को। इंडियन ओशन वॉज नोन फॉर ट्रेड, इंडिया वॉज सेंट्रल पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये भी देख लीजिए। द एंट्री ऑफ यूरोपियंस डायरेक्टेड सम ट्रेड टूवर्ड्स यूरोप। तो जैसे यूरोपियन ने एंट्री करी इतने सारी ट्रेड में, तो सारी की सारी ट्रेड जो थी ना वो डायरेक्ट होने लग गई टूवर्ड्स यूरोप। यूरोप पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जाने लग गया ट्रेड बिजनेस का। ये हमारे NCERT में है, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड।
तो हम इस वाले टॉपिक को देखते हैं। वैल्यूएबल मेटल स्पेशली सिल्वर फ्रॉम माइंस ऑफ प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको इंक्रीज द वेल्थ ऑफ यूरोप फ्रॉम दैट फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विथ एशिया। तो पेरू और मैक्सिको, पेरू जो है हमारा साउथ अमेरिका में है, मैक्सिको हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। जब ट्रेड होती थी, अब यूरोप उसको अगर अमेरिका को गुड्स देगा तो एक्सचेंज में उसको ऑफकोर्स गोल्ड एंड सिल्वर, पता नहीं जो भी रिसोर्सेज है वो सब मिलेगी। तो ये जो सिल्वर था, माइंस थी ना पेरू में और मैक्सिको में बहुत सिल्वर माइंस थी, तो ये फाइनेंस हो जाती थी, बहुत सारा उसको वेल्थ इंक्रीज हुई यूरोप की उस समय। In the 17th century, there were rumors and stories about a city of gold in South America. This was called El Dorado. Many people started expeditions to find El Dorado. बहुत सारी थ्योरीज आई, लोगों ने रूमर फैलाया कि कोई साउथ अमेरिका में जगह है, हमने बहुत बार सुना है। शायद 7th और 8th में पूम भी थी हमको एल डोराडो के बारे में। तो इसमें क्या है कि कोई छोटा सा MCQ है, पूछ लिया जाता है। इसको फीबल लैंड ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है। तो बहुत लोगों ने इसको ढूंढने की कोशिश करी। आगे देखते हैं। द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका बाय द स्पेनिश एंड पोर्टुगल स्टार्टेड इन द मिड 16th सेंचुरी। अब मैंने बताया था, ऊपर ही लिखा हुआ है कि देखो फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी क्या हुआ था, जो यूरोप था वो अट्रैक्ट हुआ था अमेरिका की बहुत सारी रिसोर्सेज के कारण। अमेरिका में इतनी अच्छी अच्छी रिसोर्सेज थी, मिनरल और लैंड रिसोर्सेज, तो वो अट्रैक्ट हुआ। तो वो धीरे धीरे वहाँ पर उसने कॉलोनाइजेशन करने के लिए करना स्टार्ट कर दिया। क्या? द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका बाय द स्पेनिश एंड पोर्टुगल। स्पेनिश और स्पेन और पोर्टुगल जो एरिया है, कंट्री है हमारा यूरोप के अंदर, वहाँ पर उसने सबसे पहले स्टार्ट करा कॉलोनाइजेशन अमेरिका में। ठीक है, फिर क्या हुआ, द कॉलोनाइजर डिड नॉट यूज मिलिट्री वेपन एज गन्स could be captured and brought to use against invader। अब क्या हुआ, जैसे कि ये एक कंट्री है, उसको कैप्चर करना है दूसरी कंट्री, तो उसको क्या लगेगी, मिलिट्री लगेगी ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको डोमिनेंट बताना है अपनी कंट्री को। तो उसको एक कंट्री को दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज करके कैप्चर करना है, तो उसको लगती है मिलिट्री, यानी कि गन्स एंड वेपन्स। तो इन लोगों ने गन्स एंड वेपन्स का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि समझ लो, अगर एक इंसान है, ये शूट कर रहा है गन दूसरे इंसान को, अगर दूसरा इंसान तेज है तो इसी से गन निकालकर उसी की तरफ शूट कर सकता है, फायर बैक कर सकता है। ठीक है, अगर इसलिए वो गन्स और मिलिट्री का यूज़ नहीं करेंगे। कि मैंने वापस से बता देता हूँ, अगर कोई इंसान हमारे तरफ गन पॉइंट करके रखा है, मतलब अगर यूरोप ने ऐसा करा अमेरिका के साथ, तो हो सकता है कि वो इन्हीं की गन लेके इन्हीं की तरफ बैकफायर कर दें। इसलिए उन्होंने गन्स या मिलिट्री का यूज़ नहीं किया, उन्होंने यूज़ करा बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? स्मॉल पॉक्स। ये वाला जो बैक्टीरिया है, उन्होंने पूरा स्मॉल पॉक्स स्प्रेड करवा दिया साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में। क्यों? क्योंकि लोग उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे और एक तरीके से उसको कैप्चर करना ईजी हो जाएगा, वीक हो जाएंगे ना लोग। अब क्योंकि यूरोपियंस जो थे वो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट नहीं होते थे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी। हमने देखा अमेरिका जो था 16th सेंचुरी था, वो बिल्कुल कट ऑफ था बाकी वर्ल्ड से। ठीक है, इसके कारण वो स्मॉल पॉक्स की वो इम्यूनिटी अभी तक उनके पीपल में नहीं आई थी। यूरोपियंस इम्यून थे, पर वो जो लोग थे वो नहीं थे। द कॉलोनाइजर डिड नॉट यूज मिलिट्री वेपन, मैंने बता दिया। अगला पॉइंट है, दे यूज्ड वायरसेस लाइक स्मॉल पॉक्स एज अ बायोलॉजिकल वेपन, मैंने बताया। अगला पॉइंट देखो, साउथ अमेरिका हैड बीन इन आइसोलेशन, मैंने ये भी बोला है। दे वर नॉट इम्यून टू सच डिजीजेस, ये भी बात बता दी। द कॉलोनाइजर्स कैरीड दीज जर्म्स एज एन इन्फेक्टेड पर्सन अमंग देम। कॉलोनाइजर क्या करते थे, इस जर्म को लेते थे, एक इन्फेक्टेड पर्सन अपने साथ लाते थे। ठीक है, और फिर these viruses infected people in large numbers and killed them। फिर वो उस आदमी को वो बाकी साउथ अमेरिकन के साथ भेज देते थे मिंगल अप होने के लिए, वो उनके साथ रहता था, बात करता था, तो वो वायरसेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते थे। अब वो इम्यून थे नहीं, इसलिए उनकी डेथ हो जाती थी। Until the 19th century, poverty and hunger became a common problem in Europe. Cities were overcrowded and disease spread। अब फिर 19th सेंचुरी, देखो 3 सेंचुरी बाद की बात हो रही है। ठीक है, 3 सेंचुरी बाद यूरोप में जो है पावर्टी और हंगर बहुत फैला। इसके कारण जो लोग थे ना वो भागने लग गए, जो यूरोप था उसको छोड़ने लग गए। ओवर क्राउडेड हो गई थी, डिजीज वहाँ पर स्प्रेड हो गई थी। वहाँ पर रिलीजियस डिस्प्यूट्स होने लग गए थे, डिस्प्यूट्स बिकम कॉमन एंड पीपल वर परसिक्यूटेड। जो डिसेंडर एक ऐसा इंसान होता है जो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, तो अगर वो जो रिलीजन को फॉलो नहीं करता तो वो जो दूसरे लोग उसको मनवाते हैं कि हमारा रिलीजन फॉलो करो, और अगर वो नहीं करेगा तो उसको परसिक्यूट यानी मार देंगे। इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए जो पीपल ऑफ यूरोप थे वो यूरोप को छोड़कर अमेरिका जाने लगे। आफ्टर द 18th सेंचुरी अफ्रीकन स्लेव्स, अभी अफ्रीकन स्लेव्स के भी बहुत बार MCQ पूछ लिए जाते हैं।
अब ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी अफ्रीकन स्लेव्स वर कैप्चर्ड टू वर्क इन द शुगर एंड कॉटन प्लांटेशंस टू बी सोल्ड इनटू द यूरोपियन मार्केट्स। अब अफ्रीकन स्लेव्स को यूरोप ले जाया जाता था ताकि वो शुगर एंड कॉटन के प्लांटेशंस में वर्क कर सकें। स्लेव सिस्टम हमने 9th में अच्छे से पढ़ा है, हमने ट्रायंगुलर स्लेवरी भी पढ़ा था, ठीक है, करेबियन आइलैंड्स, यूरोप और हमारे अफ्रीका के बीच में। चाइना एंड इंडिया वर द रिचेस्ट कंट्रीज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, ये भी कभी कभार बहुत अच्छे से पूछ लिया जाता है, हमको याद रखना है 18th सेंचुरी में चाइना और इंडिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे। 15th सेंचुरी में क्या करा, चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, ठीक है। Therefore, gradually America gained an important position in the trade market, and this led to the moving of center of the world trade westwards. Europe became the center of the world, trade center of the world. अब चाइना ने क्या अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, इंडिया के पास अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि इंडिया जो था वो इतने हिस्से की ट्रेड का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता था। यहाँ पर ही ट्रेड सेंटर माना जाता था इंडिया को, क्योंकि वो बहुत वास्ट था इंडियन ओशन में उसकी पोजीशन। फिर क्या हुआ, जब चाइना ने ट्रेड बंद कर दी तो धीरे धीरे इंडिया से ध्यान हटने लग गया, ध्यान ले लिया अमेरिका ने। अब अमेरिका को भी अपने गुड्स जैसे कि अफ्रीका में पहुंचाने हो, इंडिया में पहुंचाने हो, तो बीच में अब कौन पड़ने लग गया, यूरोप आने लग गया। जो भी कोई दो कंट्रीज़ के बीच में जो चीज़ बीच में पड़ती है ना ज़्यादातर, तो वही वहाँ का ट्रेड सेंटर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शिप है वो रेस्ट कर सकती हैं और फ्यूल डलवा सकती हैं, ये सारा काम कर सकती हैं। जिसके कारण जो हमारा इंडिया पहले था ट्रेड का सेंटर वो यूरोप बन गया, इसलिए ये शिफ्ट हो गया वेस्टवर्ड्स, ठीक है, हमारा ट्रेड सेंटर शिफ्ट हो गया वेस्टवर्ड्स। ये यहाँ पर लिखा है, इन द ट्रेड मार्केट दिस लेड टू द मूविंग ऑफ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड्स। जो मैंने बोला वही लिखा था यहाँ पर। एक बार फटाफट से मैं बता देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा है। ग्लोबलाइजेशन की डिफाइन पड़ी थी, जब एक कंट्री दूसरी बाकी वर्ल्ड के साथ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड करती है लोगों का, मटेरियल का और मनी का, तो वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो ट्रेवलर थे, प्रीस्ट थे, पिलग्रिम्स थे, वो सब ट्रेड करते थे, वो अपना कल्चर, नॉलेज, ट्रेडिशन और एक्सपीरियंस, जर्म्स एंड डिजीजेस को भी शेयर कर देते थे। 3000 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड करती थी। कॉरी को यूज़ किया जाता था करेंसी के लिए, मॉलडीव्स के लोगों ने उसको सबसे पहले शुरुआत की, फिर वो गया चाइना और ईस्ट अफ्रीका में। सिल्क रूट्स जो थे बहुत अच्छे एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न ट्रेड के और कल्चरल एक्सचेंजेस के। सिल्क रूट्स जो थे वो इसका नाम पड़ा क्योंकि मेनली जब चाइना सिल्क अपना पहुंचाता था वेस्टर्न कंट्रीज को, वो सिल्क रूट के द्वारा पहुंचाता था, इसलिए उस रूट को ही नाम दे दिया सिल्क रूट। हिस्टोरियन ने जो सिल्क रूट है वो लैंड के भी निकाले और सी के भी निकाले। दीज रूट कनेक्ट एशिया टू यूरोप, हमारा जो एशिया उसको यूरोप को सिल्क रूट्स कनेक्ट करता है। और सिल्क रूट में क्या होता था, क्या ट्रेवल होता था, नॉर्दर्न अफ्रीका को भी कनेक्ट करते थे। जो सिल्क रूट है वो क्रिश्चियन एरा के भी पहले से है, एग्जिस्ट करते हैं। चाइना हमारा पॉटरी और सिल्क भेजता था, इंडिया क्लॉथ और स्पाइसेस भेजता था। सिल्क रूट्स बहुत मेजर सोर्स है कल्चरल एक्सचेंज के, क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी अपने क्रिश्चियन धर्म को फैलाते हैं, इस्लाम भी फैलाया जाता था, बुद्धिज्म में अपनी स्प्रेड होती थी। प्रोडक्ट्स जो थे वो इम्पोर्ट, अब जब वो ट्रेड के बाद एक्सपोर्ट के बाद जब इम्पोर्ट आता था तो वो सिल्वर एंड गोल्ड इम्पोर्ट करती थी हमारी इंडिया एंड चाइना इन एक्सचेंज ऑफ दियर गुड्स। हमने देखा स्पेगेटी जब चाइना से अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज में गया तो नूडल्स की जगह उसका नाम रख दिया गया स्पेगेटी। इस तरह जो कल्चर एक्सचेंज का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जब चाइना आते थे तो वहाँ से वो क्रॉप और फूड की रेसिपीज लेकर जाते थे और वहाँ पर उगा लेते थे। जो अरब ट्रेडर्स थे वो उन्होंने इटली में हमारा पास्ता को 5th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस कराया था। हम जो अभी कॉमन फूड खाते हैं जैसे कि पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज, टमेटोज, चिलीज एंड स्वीट पोटैटोज, ये सब जो है वो हमारे एंसेस्टर्स ने कभी चखे ही नहीं थे। जो हमारे 5 सेंचुरी पहले जो एंसेस्टर हैं कभी चखे ही नहीं थे। ये तब आए थे जब यूरोप ने जब अमेरिका की डिस्कवरी हो गई थी। अब अमेरिका ने जब ये सारी गुड्स एक्सपोर्ट करने लग गए एशिया और यूरोप को, तो हमने ये सारे गुड्स को देखा। हमने जो कॉमन फूड्स खाते हैं ये कौन लाता है, हमारे इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका से हमको ये मिला है। उन इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिकन लोगों को बोलते थे अमेरिकन इंडियंस। ये आयरिश पोटैटो फेमाइन में हमने देखा, आयरलैंड में पोटैटो को लेकर बहुत ही डिपेंडेंट बन गए थे वहाँ के लोग। इसके कारण जब पोटैटो नहीं मिला तो वो मरने लग गए थे। तो ये समटाइम्स अ क्रॉप बिकम डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जब पोटैटो की क्रॉप थी तो उन जिंदा थे, जब पोटैटो की क्रॉप खत्म हो गई तो मर गए। तो इसने एक डिफरेंस बना दिया लाइफ एंड डेथ के बीच में। पोटैटो पे वो डिपेंड हो गए थे। पोटैटो बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और एक्सपेंसिव नहीं होता। इसके कारण 1840 में वो आई थी, एक बीमारी फैल गई थी खेतों में जिसको फंगल डिजीज थी जो पोटैटो ब्लाइट कहलाती है, जिसके कारण खत्म हो गई थी क्रॉप। इसके कारण लोग स्टारवेशन के कारण मर गए। 1 मिलियन पीपल लोग मरे थे 1845 से 1849 के बीच में।
प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक डीपली ग्रेटली। जो हमारा यूरोप था और एशिया था, नहीं, यूरोप जो था वो एशिया और अमेरिका की सी रूट्स को जान लेता है। यूरोप जो है वो अमेरिका के मिनरल रिसोर्सेज से बहुत फैसिनेट और अट्रैक्ट होता है, इसके कारण वो वहाँ पर जाता है। और वो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वो लड़ाई करता है। वो लड़ाई वाला पार्ट तो आगे, यहाँ पर बस इतना बताया कि यूरोपियन सेलर्स ने जो सी रूट निकाले थे एशिया और अमेरिका के, बिफोर द डिस्कवरी अमेरिका जो था वो कट ऑफ था बाकी की दुनिया से। अब वो जहाँ जैसे ही वहाँ पहुँचे 16th सेंचुरी में बहुत ही अट्रैक्ट हो गए वहाँ के रिसोर्सेज से। आगे क्या होगा वो अपन आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है इंडियन ओशन जो था वो बहुत ही बड़ा था, उसके कारण जो ट्रेड सेंटर था वो पहले इंडिया था। वैल्यूएबल मेटल स्पेशली सिल्वर एंड माइंस प्रेजेंट पेरू एंड मेक्सिको इंक्रीज द वेल्थ ऑफ यूरोप। अब जब यूरोप अपने गुड्स अमेरिका पहुंचाता था, पेरू और मेक्सिको से सिल्वर माइंस में बहुत सिल्वर आता था, तो इन एक्सचेंज वो सिल्वर पाता गेन करता था फ्रॉम द अमेरिकाज। तो अमेरिका से जब वो सिल्वर गेन करता था उसकी वेल्थ बढ़ने लग गई यूरोप की। 17th सेंचुरी में बहुत रूमर्स फैलाए गए थे कि एक फीबल लैंड ऑफ गोल्ड है जहाँ पर बहुत सारा गोल्ड पाया जाता है साउथ अमेरिका में, उस लैंड को एल डोरेडो बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने एल डोरेडो को ढूंढने की कोशिश की। कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका बाय द स्पेनिश एंड पोर्टुगल स्टार्टेड इन द मिड 16th सेंचुरी। मिड 16th सेंचुरी में हमने ऊपर ही देखा था कि 16th सेंचुरी में यूरोप ने अमेरिका को ढूंढा। यूरोप ने जैसे अमेरिका को ढूंढा वो बहुत ही फैसिनेट हो गए। तो यूरोप के कुछ दो कंट्रीज जो थी स्पेन और पोर्टुगल, उनने स्टार्ट कर दिया कॉलोनाइजेशन, यानी कॉलोनी बनाना अमेरिका को। अब अमेरिका को कॉलोनी बनाना है तो थोड़ी डोमिनेंसी दिखानी पड़ेगी। डोमिनेंसी में उन्होंने सोचा कि वो मिलिट्री वेपन यानी कि गन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। गन्स का प्रयोग ना करते हुए उन्होंने एक बायोलॉजिकल वेपन यानी कि स्मॉल पॉक्स के वायरस का यूज़ किया। क्योंकि अमेरिका जो था वो आइसोलेट था, या आइसोलेशन यानी कि बिल्कुल बाकी वर्ल्ड से दूर था, इसलिए उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। स्मॉल पॉक्स जो था वो यूरोप उससे इम्यून था। अगर वो हो जाता था लोगों को तो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि स्मॉल पॉक्स का वायरस उनको मार नहीं पाता था। लेकिन अमेरिका के लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए स्मॉल पॉक्स का वायरस उनको इजीली मार सकता था। इस जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने गन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि गन जो है वो पलट के इन्वेडर्स को ही मार सकती है। स्मॉल पॉक्स वाला बता दिया बायोलॉजिकल वेपन था। अमेरिका आइसोलेट था, उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं थी, इसलिए वो स्ट्रांगली लड़ नहीं पाते थे। 19th सेंचुरी में अब क्या हुआ, वो इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। यूरोप इन्फेक्टेड पर्सन में स्मॉल पॉक्स लाते थे और अमेरिका में छोड़ देते थे, और वहाँ पे लोग मरते थे। 19th सेंचुरी में हमने देखा कि जो यूरोप था वहाँ पे पॉवर्टी, हंगर आ गई, और वहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस डिस्प्यूट्स भी हुए, जिसमें कॉमन पीपल को परसिक्यूट कर दिया जाता था। कौन से कॉमन पीपल? जो डिसेंटर थे, जो एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे। तो वो जो बाकी के रिलीजन के जो लोग थे, वो जो इंसान उनके रिलीजन को नहीं मानता उसको मारते थे। तो इस मतलब ये चीज़ से बचने के लिए यूरोपियन पीपल अमेरिका को की ओर जाने लग गए। 18th सेंचुरी में हमने देखा अफ्रीका के जो स्लेव थे वो यूरोपियन मार्केट्स के वहाँ पर बेच दिए जाते थे, ताकि वो शुगर और कॉटन प्लांटेशंस में काम कर सके। चाइना जो था और इंडिया जो था वो 18th सेंचुरी में रिचेस्ट कंट्री था। 15th सेंचुरी में चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। जैसे ही चाइना ने आइसोलेट करा तो जो इंडिया था हमारा ट्रेड सेंटर, वो शिफ्ट हो गया वेस्ट वर्ड्स, यूरोप बन गया ट्रेड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। यही था आखिरी चैप्टर का एंड। वैसे चैप्टर बहुत बड़ा था पर एनसीईआरटी में इसको छोटा कर दिया है। ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई भी डाउट आए तो कमेंट में दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।